हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की साइंस। क्लास 7 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था वेस्ट वाटर स्टोरी, यानी कि अपशिष्ट जल की कहानी। इसी को आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे और जो भी हमने प्रीवियस लेक्चर में जो टॉपिक कवर कर लिए हैं उन्हें एक बार रिवाइज कर लेंगे। आइए तो बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इस चैप्टर के काफी सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर लिए थे। ठीक है, एक एक करके आप लोग देख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक हम कवर कर चुके हैं और अच्छे से उसको समझ चुके हैं। जल का क्या महत्व है, क्या वर्तमान चुनौतियां हैं, क्यों जो जल की है वो कमी हो रही है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। जल को बचाने के क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या मेथड्स हम अप्लाई कर सकते हैं। ये जो अपशिष्ट जल होता है वो क्या होता है, अपशिष्ट जल के स्रोत क्या होते हैं, इसका उपचार करना क्यों जरूरी है। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। फिर बात करते हैं सीवेज की। हमने डिस्कस किया था कि सीवेज क्या होता है, सीवर क्या होता है और सीवरेज क्या होता है। ये तीन टर्म्स हैं जो एक जैसे लगते हैं, है ना। सीवर, सीवेज और सीवरेज एक जैसे लगते हैं तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो घरों से जो भी हमारा वेस्ट निकलता है उसे क्या कहा जाता है, सीवेज कहा जाता है। घरों से या इंडस्ट्रीज से या जो भी सिनेमा घर है या जहाँ से भी नालियों से जो भी वेस्ट वाटर होता है उसे सीवेज कहा जाता है। ठीक, और ये जो सीवेज है, ये सीवेज कैसे जाता है ना, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है, पाइप्स के थ्रू। ये जो पाइप्स हैं इन्हें सीवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीवर कहा जाता है। और ये जो सीवेज और सीवर का जो लार्ज नेटवर्क होता है ना, जो हमारे सीवर्स हैं, जितने भी पाइप्स हैं, इनका जो लार्ज नेटवर्क है, यानी कि जहाँ सारे पाइप आपस में कनेक्टेड होंगे, उसे सीवरेज कहा जाता है। ठीक, उसके बाद हमने बात कर ली थी कि सीवेज जो है इसमें होता क्या क्या है, क्या क्या वेस्ट इसमें होता है और ये वेस्ट जो है वो कहाँ जाता है। अब देखो सीवेज में देखो इतने सारे वेस्ट होते हैं। कुछ कार्बनिक अशुद्धियां होती हैं, अकार्बनिक अशुद्धियां होती हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे फास्फोरस, नाइट्रोजन, अलग अलग केमिकल्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं जिनसे कॉलेरा या टाइफाइड जैसी बीमारियां होती हैं, अलग अलग माइक्रोब्स होते हैं, ठीक, जो अलग अलग डिजीज कॉज करते हैं, अलग अलग बीमारियां जिनसे होती है। तो सीवेज ये सारी चीजें कंटेन करता है, जिसको हम डिस्कस कर चुके थे। अब सीवेज जिस पाइप में जाता है, जिस पाइप से जाता है, जिस पाइप के थ्रू वो पास होता है, उसे कहा जाता है सीवर। सीवरेज किसे जाता, किसे कहा जाता है, ये जो पाइप्स का जो ये नेटवर्क होता है उसे सीवरेज कहा जाता है। जहाँ ये सारे पाइप्स जो हैं वो कनेक्ट होते हैं उसे सीवरेज कहा जाता है। ठीक, चलो, ये भी डिस्कस कर लिया था हमने। फिर हमने वाटर की जर्नी के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर हमने कई सारे स्टेप्स पढ़े थे, जहाँ पर ये जो ए इमेज में दिख रहा जो वाटर है उसको हमें बी इमेज वाले वाटर की तरह बनाना है, यानी कि अपशिष्ट जल को हमें शुद्ध जल बनाना है, ताकि हम उसको दोबारा क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकें, यानी कि दोबारा उसको उपयोग कर सकें। तो इसे कहा जाता है सीवेज ट्रीटमेंट, यानी कि सीवेज का उपचार करना। अब ये उपचार जो है अलग अलग स्टेप्स में होता है ना, एक बड़ी प्रोसेस है। तो इसके जो पूरा स्टेप है वो हम पढ़ चुके थे बच्चों अपने प्रीवियस लेक्चर में, और कुछ इस तरीके का डायग्राम हमने यहाँ पर बनाया था। चलिए, तो एक बार हम इस डायग्राम को दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं, और इस डायग्राम को डिस्कस करने के बाद हम आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे जो कि हमें आज के लेक्चर में पढ़ना है। चलिए, तो हमने क्या कहा बच्चों कि हमारे घरों से जो भी वेस्ट आता है वो नालियों के थ्रू, है ना, ये जो नालियां हैं, पाइप्स है, इनके थ्रू कहाँ जाता है, सीवरेज में जाता है। कहाँ जाता है, ये जो वेस्ट है, जितना भी वेस्ट है वो कहाँ जाता है, सीवरेज में जाता है। अब ये जो वेस्ट है वो किस में जाता है, सीवरेज में जाता है। ठीक, फिर सीवरेज से आगे बह के ये कहाँ जाता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है, जहाँ इस सीवरेज का, इस अपशिष्ट जल का उपचार किया जाता है। ठीक है, अब ये जो उपचार किया जाता है ये अलग अलग स्टेप में होती है ये प्रोसेस। अब क्या होता है कि सबसे पहले ये जो अपशिष्ट जल है ये जाता है बार स्क्रीन में। ठीक है, पहला स्टेप है बार स्क्रीन। अब बार स्क्रीन में क्या होता है बच्चों, ये जो जल है ये जाता है बार स्क्रीन में, एक बड़े बड़े से जो बार्स होते हैं, लोहे के बार होते हैं, उनके से ये गुजरता है, ये जो अपशिष्ट जल है। और
बार स्क्रीन में क्या किया जाता है, इसको शुद्ध किया जाता है। शुद्ध कैसे किया जाता है, इससे जो बड़े बड़े वेस्ट है जैसे प्लास्टिक रैपर्स है, नैपकिन्स है और कोई सैनिटरी वेस्ट है, तो उस तरह प्लास्टिक्स हैं, तो उन चीजों को क्या वो चीजें जो है बार स्क्रीन में फंस जाती हैं। बार स्क्रीन उनको रोक देता है और आगे सिर्फ पानी को भेजता है। ठीक, वो जो अपशिष्ट जल है उसको आगे भेजता है और उससे जो इम्प्योरिटीज है उसको वहीं रोक लेता है। फिर जब ये पानी आगे जाता है दूसरे टैंक में, कहाँ जाता है, दूसरे टैंक में। अब दूसरे टैंक में, इस टैंक को कहा जाता है ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। क्या कहा जाता है, ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। अब इस टैंक में पानी को क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है, ताकि यहाँ पर क्या हो सके, नीचे की तरफ इसके बॉटम में जो है जो पेबल्स हैं, ग्रेट है, सैंड है, वो क्या हो जाए, नीचे की तरफ सेटल हो जाए। ठीक, तो नीचे की तरफ ये सारी चीजें सेटल हो जाए। इसीलिए जो इनकमिंग वाटर जो पीछे से आ रहा है ना पानी इस टैंक की तरफ, उसकी स्पीड भी क्या कर दी जाती है, स्लो कर दी जाती है। अब स्पीड स्लो क्यों कर दी जाती है, क्योंकि अगर स्पीड तेज रहेगी तो जो यहाँ पे इम्प्योरिटीज जो नीचे सेटल हो रही थी, वो इम्प्योरिटीज क्या हो जाएंगी, ऊपर आ जाएंगी, वापस से नीचे सेटल नहीं होंगी, है ना। इसीलिए जो इनकमिंग वाटर है उसकी स्पीड को भी कम कर दिया जाता है, ताकि जो भी इम्प्योरिटीज है वो नीचे की तरफ सेटल हो जाए, बॉटम में सेटल हो जाए। तो जब इम्प्योरिटीज नीचे की तरफ ये जो पेबल्स वगैरह हैं सेटल हो जाते हैं, तो इस पानी को अगेन आगे टैंक में भेज दिया जाता है। ठीक, अब ये जो टैंक है बच्चों, ये कैसा होता है, मिडिल से स्लोप होता है ना। ये जो बीच से कैसा होता है, इसके स्लोप बनी हुई होती है। अब ये स्लोप से क्या हेल्प होती है, देखो बीच से स्लोप होने के कारण जितनी भी क्या है सॉलिड वेस्ट है, सॉलिड इम्प्योरिटीज है, वो नीचे की तरफ बैठ जाती हैं बॉटम में। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन फेसेस हैं और भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं सॉलिड, जो नीचे की तरफ बैठ जाती हैं। ठीक, और कुछ इम्प्योरिटीज ऐसी होंगी जो फ्लोटेबल होंगी, है ना, जो ऊपर की तरफ तैरेंगी, जैसे ऑयल है, ग्रीस है, और भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज हो सकती हैं जो तैरती हैं, तो वो ऊपर की तरफ तैरेंगी। ठीक, अब जो इम्प्योरिटीज नीचे की तरफ है, जो इम्प्योरिटीज नीचे की तरफ क्या हो गई हैं, सेटल हो चुकी हैं बॉटम में, उन इम्प्योरिटीज को स्क्रेपर की मदद से हटा लिया जाएगा, निकाल लिया जाएगा, और इसे कहा जा रहा है स्लज। क्या कहा जा रहा है, एक तरह का हम कह सकते हैं कि कीचड़ है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, इसे स्लज कहा जाता है। अब इस स्लज को एक टैंक में डाल दिया जाता है और उस टैंक में यहाँ पर ग्रो करते हैं एनएरोबिक बैक्टीरिया। अभी हम सिर्फ इस स्लज की बात कर रहे हैं जिसको हमने स्क्रेपर की मदद से हटा लिया था। तो इस स्लज को बच्चों हमने डाला एक टैंक में, इस टैंक में ग्रो करा एनारोबिक बैक्टीरिया ने, और एनारोबिक बैक्टीरिया ने इसको क्या किया, इस स्लज को डिकम्पोज करके क्या बनाई, बायोगैस बनाई। अब ये बायोगैस जो है वो एक ईंधन की तरह काम आती है विद्युत जनरेट करने के, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक, अब बात करते हैं ऊपर के जो क्या बच गई थी, ऊपर की जो इम्प्योरिटीज थी बच्चों, जो फ्लोट कर रही थी, तैर रही थी, जैसे तेल या ग्रीस जैसी इम्प्योरिटीज, उनको स्किमर की मदद से हटा लिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, स्किमर की मदद से हटा लिया जाता है। फिर इस पानी को, जिससे कि हमने स्लज को और वो जो फ्लोटेबल इम्प्योरिटीज थी वो हटा ली है, इस पानी को अगेन आगे भेज दिया जाता है एक टैंक में। ठीक है बच्चों, अब इस टैंक में की जाती है एयर को पंप किया जाता है। ठीक है, वायु इसमें पंप की जाती है, इसको एरिएशन टैंक भी कहा जाता है। अब इस टैंक में पंप की जाती है एयर। अब एयर को पंप करने से क्या होता है, इसमें बच्चों एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करता है। क्या करता है, एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करता है। अब एरोबिक बैक्टीरिया क्या करता है, जब एरोबिक बैक्टीरिया एयर की प्रेजेंस में ग्रो होता है, तो वो जितने भी इम्प्योरिटीज इसमें होती हैं, वेस्ट इसमें होता है, जैसे ह्यूमन फेसेस, एनिमल फेसेस, इसके अलावा सोप्स के जो भी इम्प्योरिटीज हैं, वेस्ट है, उन सभी को क्या करते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। ठीक है, उन सभी को कंज्यूम करते हैं। अब उन सभी को, ये सारे इम्प्योरिटीज को कंज्यूम कर देते हैं, फिर ये जो टैंक है इसे कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि जो माइक्रोब्स हैं वो क्या हो जाए, नीचे की तरफ सेटल हो जाए। ठीक, अब ये जो माइक्रोब्स हैं ये नीचे की तरफ सेटल हो जाते हैं, इन्हें कहा जाता है एक्टिवेटेड स्लज। क्या कहा जाता है, एक्टिवेटेड स्लज। अब इस एक्टिवेटेड स्लज को भी यहाँ से निकाल लिया जाता है। फिर इस एक्टिवेटेड स्लज को मशीन की मदद से या ड्राई बेड्स की मदद से ड्राई किया जाता है, यानी कि सुखाया जाता है। फिर इसको मैन्योर की तरह, एक खाद की तरह सॉइल में वापस डाल दिया जाता है, ताकि सॉइल में उसके न्यूट्रिएंट्स जो है वापस
चले जाएं। ठीक है, तो ये तो था एक्टिवेटेड स्लज का काम। अब इस एक्टिवेटेड स्लज से जो एरोबिक बैक्टीरिया ने इस पानी को साफ किया था, नीचे तो एरोबिक माइक्रोब सेटल हो गए थे नीचे की तरफ, लेकिन ऊपर तो क्या है, पानी है। ठीक है, इस पानी को अगेन एक नेक्स्ट टैंक में डाल दिया जाता है या भेज दिया जाता है। अब इस टैंक में बच्चों ये जो वाटर है, अब क्या होता है, इसमें ओजोन या क्लोरीन जैसे डिसइंफेक्टेंट डाल दिए जाते हैं, जिससे इसमें कोई इन्फेक्शन कॉजिंग कोई बैक्टीरिया या कोई और हार्मफुल चीज है तो वो क्या हो जाती है, उससे खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये वाटर कैसा हो जाता है, क्लैरिफाई हो जाता है, यानी कि साफ हो जाता है। फिर इस वाटर को अगेन वाटर बॉडीज में छोड़ दिया जाता है, और अभी भी अगर इसमें कोई क्या बच जाता है, इम्प्योरिटी, अशुद्धि बच जाती है, तो वो नेचर से अपने आप ही क्या होने लग जाती है, प्योरीफाई होने लग जाती है। ठीक, तो बच्चों ये थी हमारी पूरी वेस्ट वाटर स्टोरी, जिसको हम पिछले कुछ टाइम से पढ़ रहे थे। हमने अच्छे से इसको समझ भी लिया था, कल हमने इसको डायग्राम द्वारा भी समझा, और आज हमने इसके डायग्राम का फिर से एक बार रिवीजन कर लिया। तो आपको इसको स्टेप वाइज ही याद करना है कि पहले बार स्क्रीन में जाता है वो जो वेस्ट वाटर है, बार स्क्रीन से जो नैपकिन्स वगैरह हैं ये सारे वेस्ट क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और वो पानी वापस जाता है ग्रेट एंड सैंड रिमूवल टैंक में। सैंड रिमूवल टैंक से वो आगे जाता है एक अलग टैंक में, जो बीच से कैसा होता है, मिडिल से स्लोप होता है। ठीक है, यानी कि जिसके मध्य में ढलान होती है, वहां पर स्क्रेपर और स्किमर की मदद से वेस्ट को हटा लिया जाता है। स्क्रेपर से मदद से हटाया हुए वेस्ट को हम क्या कह रहे हैं, स्लज कह रहे हैं। स्लज में एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, स्लज को डिकम्पोज करते हैं और बायोगैस जनरेट करते हैं। ठीक, फिर दूसरी जगह वहीं उस वाटर को जब हमने आगे दूसरे टैंक में भेजा, तो उस टैंक में हमने एयर पंप की, उसे वहां एयर की मदद से एरोबिक बैक्टीरिया वहां पर ग्रो किया। एरोबिक बैक्टीरिया के ग्रो होने से क्या हुआ, उसने जितनी भी उसमें वेस्ट था उसको कंज्यूम किया। फिर हमने कुछ घंटों तक उसको छोड़ दिया, फिर वो बन गया एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज को ड्राई किया और सूखा करके उसको वापस सॉइल में डाल दिया, ताकि जो सॉइल के न्यूट्रिएंट से सॉइल एनरिच हो जाए बेसिकली। ठीक, फिर वो जो क्लैरिफाइड वाटर था उसमें डिसइंफेक्टेंट डाल करके उस वाटर को प्योरीफाई, यानी कि उस वाटर को साफ कर दिया। ठीक, चलो, तो ये तो बात हो गई थी। नेक्स्ट हमने कहा था कि बेटर हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो पहली प्रैक्टिस हमने क्या पढ़ी थी कि कुकिंग ऑयल को डायरेक्टली हमें ड्रेन में नहीं डालना, उसे क्या करना है, ट्रैश में डिस्पोज करना है, यानी कि कूड़े में उसे डालना है डिस्पोज करके। ठीक है, ऐसे नहीं कि कूड़े में भी सीधा डाल दिया, नहीं, उसको डिस्पोज करके अच्छे से एक उसमें डाल करके अच्छे से हमें डालना होता है। क्योंकि देखो अगर हम ड्रेन में डालेंगे, ठीक है, तो वो ड्रेन के द्वारा कहाँ जाएगा, सीवर में जाएगा। ठीक, सीवर सीवर में ही तो जाएगा, सीवर से सीवरेज में, फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा। ठीक, तो वो जो क्या है, ऑयल है, वो क्या करेगा, वाटर को और ज्यादा गंदा करेगा, है ना, और वो क्या हो जाता है, नालियों के किनारे पर भी चिपक जाता है, तो सर्दियों में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आती है पानी को नीचे जाने में। ठीक, तो इससे नालियां जो है, यानी कि जो हमारे पाइप्स हैं वो क्लॉग्स भी हो जाते हैं। ठीक है, क्लॉग भी हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जो भी हमारे केमिकल्स हैं, जैसे कि पेंट है, मेडिसिन है, और भी जो केमिकल है, उन्हें भी डायरेक्टली ड्रेन में नहीं डालना चाहिए। ठीक, क्यों नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये जो केमिकल्स है बच्चों, अब जैसे कि हमें पता है कि वाटर को प्योरीफाई करने में माइक्रोब्स का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक, तो अगर हम ये केमिकल्स, पेंट या मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन में भी केमिकल होते हैं, पेंट में भी केमिकल होते हैं, इनको अगर हम डायरेक्टली ड्रेन में डालते हैं, नालियों में डालते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो वाटर प्योरीफाई करने वाले जो माइक्रोब हैं उनको क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक, अब वाटर प्योरीफाई करने वाले माइक्रोब्स नहीं रहेंगे तो वाटर कौन प्योरीफाई करेगा, तो वाटर फिर से क्या होने लग जाता है, वेस्ट ज्यादा होने लग जाता है। इसीलिए ये चीजें डायरेक्टली हमें जो है ड्रेन में नहीं डालनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्पोज ऑफ सॉलिड वेस्ट लाइक टी लीव्स, फूड एंड सैनिटरी आइटम इन द ट्रैश टू प्रिवेंट ड्रेन क्लॉग एंड डिग्रेडेशन इश्यूज। ठीक, अब जो भी हमारे सॉलिड वेस्ट हैं, जैसे चाय पत्ती या फूड पार्टिकल्स हैं, खाने का कोई आइटम है, हमने खा लिया, थोड़ा बहुत बच गया, हमने सीधा सिंक में डाल दिया, तो ऐसा हमें नहीं करना। क्योंकि देखो सिंक में डालने से क्या होगा, वो ड्रेन में जाएगा, फिर ड्रेन में जाने से क्या होगा, वो आगे वो जो सीवेज है वो किस में जाएगा, पूरा सीवर्स में जाएगा। ठीक, अब सीवर में जाएगा
तो वो बड़ा एक नेटवर्क है सीवरेज जिसे कहा जाता है, तो वहां पर वो क्या हो सकता है, ड्रेन को क्लॉग कर सकता है, नालियों को क्या कर सकता है, क्लॉग कर सकता है, क्योंकि उसमें जो जब इतना सारा जो वेस्ट है वो नालियों में फंस जाएगा तो पानी वापस कैसे जाएगा, नहीं जा पाएगा ना आगे। ठीक, इस वजह से ड्रेन क्या हो जाते हैं, क्लॉग हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें जो है ये जो सॉलिड वेस्ट है इन्हें डायरेक्टली ड्रेन में नहीं डालना चाहिए। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सैनिटेशन एंड डिजीज। तो सैनिटेशन और डिजीज के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। ओपन डेफिकेशन एंड अनट्रीटेड वाटर पॉल्यूट वाटर सोर्सेज लेड टू हेल्थ रिस्क। तो जो भी हमारे ओपन डेफिकेशन होते हैं या जो भी अनट्रीटेड वेस्ट पॉल्यूट वाटर सोर्सेज होते हैं, उनसे हमें क्या होता है, हेल्थ रिस्क होता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है हेल्थ रिस्क। ठीक, क्योंकि देखो जो ओपन डेफिकेशन है जो अनट्रीटेड वेस्ट पॉल्यूट, जो अनट्रीटेड वेस्ट है वो क्या करता है ना, जो वेस्ट है अनट्रीटेड है यानी कि उसको हमने ट्रीट नहीं किया हुआ, वो हमारे जो जल स्रोत हैं, वाटर सोर्सेज हैं, उनको क्या करता है, खराब करता है। और वाटर सोर्सेज सोर्सेज ही पॉल्यूट हो जाएंगे, यानी कि जो जल के स्रोत हैं जहां से हमें जल मिल रहा है, वो स्रोत ही क्या हो जाएंगे, पॉल्यूट हो जाएंगे। तो आगे हम पानी को कैसे यूज करेंगे, और पॉल्यूटेड वाटर को अगर हम यूज करेंगे, पिएंगे, या हम अपनी जो डेली एक्टिविटीज हैं उनमें जो है उस पॉल्यूटेड वाटर को, प्रदूषित जल को, उसका अगर हम उपयोग करते हैं तो हमारे हेल्थ का भी रिस्क है ना, हेल्थ का भी रिस्क है। और बहुत सारी प्रॉब्लम इससे हो सकती हैं, बहुत सारी बीमारियां इससे हो सकती हैं। ठीक, तो इसीलिए ओपन डेफिकेशन हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ओपन डेफिकेशन से आप सभी लोग जानते ही होंगे, ओपन डेफिकेशन क्या होता है, यानी कि खुले में शौच करना, यानी कि ओपन डेफिकेशन जैसे हम झाड़ियों में या कहीं फॉरेस्ट में आउटसाइड कोई लोग, जैसे हम वॉशरूम यूज करते हैं, जैसे अगर हम प्रॉपर टॉयलेट्स यूज करें और ओपन डेफिकेशन ना करें तो हम बहुत सारे वाटर सोर्सेज को, जल स्रोतों को पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं। ठीक, और जो अनट्रीटेड वेस्ट है, एक तो अगर हमने वेस्ट को ट्रीट कर दिया अच्छे से तो वो बात तो अलग है, लेकिन अनट्रीटेड वेस्ट है, इनकी मदद से क्या होता है, देखो बच्चों, हम सिंपली याद करने के लिए ये लिख सकते हैं कि जो ओपन डेफिकेशन है और जो अनट्रीटेड वेस्ट है, ये दोनों ही क्या करते हैं, ओपन डेफिकेशन और अनट्रीटेड वेस्ट, ये दोनों ही क्या करते हैं, जो वाटर सोर्सेज है ना, जो जल स्रोत है, वाटर सोर्सेज है, उनको पॉल्यूट करते हैं। जो वाटर सोर्सेज ही पॉल्यूट हो जाएंगे तो उसके कारण क्या होता है बच्चों, साफ पानी नहीं रहेगा। साफ पानी नहीं होगा तो जो पानी होगा उसी को सबको उपयोग करना पड़ेगा, जिससे कि हेल्थ रिस्क हो सकते हैं। क्या होते हैं, हेल्थ रिस्क हो सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ओपन डेफिकेशन आप समझ गए होंगे, जैसे कि खुले में शौच किया जाता है, यानी कि शौचालय का उपयोग नहीं किया जा सकता खुले में, जैसे कि खेत होते हैं, जंगल होते हैं, या नदियों में शौच किया जाता है। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, नदियों के किनारे ओपन डेफिकेशन किया जाता है। अब नदियों के किनारे ओपन डेफिकेशन करने का क्या मतलब है, अब नदियां क्या है, हमारा वाटर सोर्स है, यानी कि जल का स्रोत है नदियां। ठीक, अब नदियां जब जल का स्रोत है और खुले में लोग क्या करते हैं, ओपन डेफिकेशन करते हैं, जिस वजह से जो हमारे वाटर सोर्सेज हैं वो क्या हो रहे हैं, पॉल्यूट हो रहे हैं और हेल्थ रिस्क बढ़ रहे हैं। अब उन नदियों के आसपास जितने भी लोग रहते होंगे वो तो उस नदी का ही पानी उपयोग करेंगे, ठीक है, अपने डेली लाइफ के लिए उस नदी का पानी उपयोग करेंगे, जिससे कि वहां पर उन्हें क्या हो सकते हैं, हेल्थ रिस्क हो सकते हैं, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ठीक, चलिए बच्चों, तो हमें क्या कोशिश करनी चाहिए, ओपन डेफिकेशन को
बिल्कुल भी ओपन डेफिकेशन को बिल्कुल हटा देना चाहिए, ओपन डेफिकेशन होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए बाकी अनट्रीटेड वेस्ट तो सबको पता ही है। ट्रीटेड वेस्ट यानी कि जो कोई कचरा है उसे बहुत सारी प्रोसेसेस से गुजारा जाता है, प्रक्रिया से गुजारा जाता है और वेस्ट को साफ किया जाता है। ठीक, और अगर हम वेस्ट को साफ नहीं करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, अनट्रीटेड वेस्ट कहा जाता है। और ये अनट्रीटेड वेस्ट होता है बच्चों बहुत ज्यादा हानिकारक, क्योंकि इसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज, माइक्रोब्स क्या हो सकते हैं, पनप सकते हैं, जिससे कि ये अगर किसी वाटर बॉडी में जाता है तो उसे पॉल्यूट करके हम उस पानी को पीते हैं या उसका उपयोग करते हैं तो हेल्थ रिस्क हो सकते हैं। ठीक, चलो ये तो था पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट, यानी कि लो कॉस्ट ऑन साइट सीवेज सिस्टम लाइक सेप्टिक टैंक, केमिकल टैंक एंड कंपोस्टिंग पिट इम्प्रूव सैनिटेशन। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, जब ये लो कॉस्ट ऑन साइट सीवेज सिस्टम है, जैसे कि हम सेप्टिक टैंक या केमिकल टॉयलेट या कंपोस्टिंग पिट्स बना करके क्या कर सकते हैं, सैनिटेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, देखो हम बना सकते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है सेप्टिक टैंक। ठीक है, तो हम बना सकते हैं सेप्टिक टैंक, यानी कि सेप्टिक टैंक यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, पैकेज सीवेज ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक, या तो हम बना सकते हैं केमिकल टॉयलेट, तो जो भी वेस्ट है वो केमिकली क्या हो जाएगा, सही किया जा सकता है। या हम बना सकते हैं कंपोस्टिंग पिट, कि जितने भी हमारा जो भी वेस्ट होगा, जो भी घरों से वेस्ट निकलेगा उसे कंपोस्ट किया जा सकता है। तो इस वजह से हम सैनिटेशन को क्या कर सकते हैं, और ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं बच्चों। ठीक, ये तो था पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट्स, यानी कि ह्यूमन एक्सक्रीटा इज ट्रीटेड बाय अर्थवर्म। अब ये जो वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट है, इस तरह के टॉयलेट्स हम बना सकते हैं। ठीक, अब इस तरह के टॉयलेट्स बनाने से क्या फायदा होगा, देखो ह्यूमन एक्सक्रीटा इज ट्रीटेड बाय अर्थवर्म, यानी कि ह्यूमन का जो भी एक्सक्रीटा यानी कि मल है, वो क्या करते हैं, जो हमारे अर्थवर्म्स होते हैं, ठीक, क्या होते हैं, अर्थवॉर्म्स होते हैं। आपने देखा होगा बारिश के समय में इस तरह के अर्थवॉर्म्स क्या होते हैं, जमीन से निकलते हैं बाहर, आपने देखे होगा केचुए जिन्हें कहा जाता है। ठीक, ये बाहर निकलते हैं, ये क्या करते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटा को ट्रीट करेंगे। लो वाटर यूज टॉयलेट फॉर सेफ प्रोसेसिंग ऑफ ह्यूमन वेस्ट, लो वाटर यूज टॉयलेट फॉर सेफ प्रोसेसिंग ऑफ ह्यूमन वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट की सेफ प्रोसेसिंग के लिए लो वाटर यूज टॉयलेट करेंगे। ठीक है, द ऑपरेशन ऑफ द टॉयलेट इज वेरी सिंपल एंड हाइजीनिक। अब इस तरह के जो टॉयलेट है उनका ऑपरेशन बहुत ही क्या है, सिंपल है और हाइजीनिक है। ह्यूमन एक्सक्रीटा इज कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्मी केक्स, रिसोर्स मच नीडेड। तो ये जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है इसको हम डायरेक्टली किसमें, वर्मी केक्स में कंपो क्या बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि क्या है, एक मच नीडेड रिसोर्स, क्या है, एक मच नीडेड रिसोर्स है। नोट कर लीजिए बच्चों इसको। चलिए, तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है, यानी कि जो मानवीय मल है या मानव का जो मल है उसको ट्रीट करके अर्थवॉर्म्स के द्वारा हम क्या बना सकते हैं, वर्मी केक्स बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, वर्मी केक्स बना सकते हैं। अब ये वर्मी केक्स काम कहाँ आएंगे, अब ये तो बहुत ज्यादा यूजफुल है, लिखा हुआ है यहाँ पे कि रिसोर्स मच नीडेड। ठीक है, तो ऐसा क्यों लिखा गया है, क्योंकि बच्चों ये हमारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में काम आएंगे। ठीक है, ये सॉइल को क्या बनाएंगे, एनरिच करेंगे, न्यूट्रिशियस बनाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं। ठीक, जिसके द्वारा ये सॉइल को वापस से फर्टाइल बना सकते हैं, उपजाऊ बना सकते हैं। अब इसकी मदद से देखो दो काम हो रहे हैं, एक तो सॉइल भी क्या हो रही है, फर्टाइल हो रही है ना, सॉइल की फर्टिलिटी बन रही है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी एनहेंस हो रही है, और दूसरी चीज ये कि वेस्ट मैनेजमेंट भी हो रहा है, वेस्ट भी क्या हो जा रहा है, मैनेज हो जा रहा है। ठीक है, तो कितने सारे देखो कितने सारे बेनिफिट्स हैं इसके, वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट्स के। चलिए, तो नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट है सैनिटेशन डोमेस्टिक एंड पब्लिक। तो डोमेस्टिक एंड पब्लिक क्या है, सबसे पहले डोमेस्टिक हाइजीन कैसे की जा सकती है, वॉशिंग हैंड एंड कैसे की जा सकती है,
वॉशिंग हैंड एंड बाथिंग रेगुलरली, यानी कि अपना वॉश हैंड कर, अपना हैंड को वॉश करना बार बार और डेली बेसिस पर नहाना। इस चीज से भी हम क्या कर सकते हैं, डोमेस्टिक हाइजीन बना सकते हैं, लॉन्ड्रिंग से भी बना सकते हैं, अपने कपड़े अच्छे से धोना, साफ सफाई रखना, इससे भी बना सकते हैं। और पब्लिक और कम्युनिटी हाइजीन हम कैसे बना सकते हैं, पब्लिक और कम्युनिटी हाइजीन हाइजीन देखो, जो मार्केट प्लेसेस हैं और फेयर्स हैं वहां पर साफ सफाई रख के, रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई रख करके, एयरपोर्ट्स पर, बस डिपो पर और हॉस्पिटल्स पर साफ सफाई रख करके हम क्या बना सकते हैं, यहाँ पर एक तरह से सैनिटेशन को बढ़ा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल। अब सीवेज डिस्पोजल का क्या कोई ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट भी हो सकता है। देखो हमने बात की थी सेप्टिक टैंक हो सकते हैं, लो कॉस्ट ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम हो सकते हैं, इसके अलावा ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है जो ऑल्टरनेटिव हैं सीवेज डिस्पोजल के। ठीक है बच्चों, चलिए डिजीज एंड कंट्रोल, और डिजीज से कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, कंजप्शन ऑफ। अब देखो डिजीज होती किस वजह से है, इसके क्या कारण होते हैं। तो पहला कारण है कंजप्शन ऑफ कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, यानी कि कोई कंटामिनेटेड वाटर या फूड का अगर हम कंजप्शन करते हैं, खाते हैं, कुछ कंटामिनेटेड फूड को या कंटामिनेटेड वाटर को अगर हम पीते हैं तो उससे हो सकती है बीमारियां। दूसरा, डेफिकेशन इन ओपन, ओपन में जब हम शौच करते हैं इस वजह से भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो ये कुछ कारण है जिनके कारण क्या हो सकती हैं, बीमारियां हो सकती हैं। कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं इनके कारण, कॉलेरा, टाइफाइड, पोलियो, ठीक है, हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस, तो ये सारी बीमारी या डिसेंट्री, ऐसी बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, अब इन्हें कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान हम जानते हैं। ठीक है, वेस्ट को, जो भी वेस्ट है उसको डिस्पोज करना प्रॉपर, ठीक है, ओपन डेफिकेशन ना करना, साफ सफाई रखना, और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं बच्चों जिनसे हम जो है डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।